Are you practicing acupuncture? Hello? Yes, sir, you are audible. Are you practicing acupuncture? Sir, I am practicing acupressure. Acupressure, okay. No. Okay. I am only a practitioner of Hijama therapy. Hijama. ओके कुछ जानते हैं एक्यूपंक्चर के बारे में? डू यू नो समथिंग अबाउट द एक्यूपंक्चर? देखिए No, sir. ओके देयर इज टू थिंग्स। आज हम ये हमारा जो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये आई हैव स्टार्टेड इन 2003 यानी आज मुझे ये 20 साल कंप्लीट होके 21 साल हो गया। तो मैंने जब ये कोर्स को स्टार्ट किया पेन मैनेजमेंट पे तो 48 आवर्स का कोर्स को मैंने स्टार्ट किया, फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ाते 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 आज ये 230 आवर्स का कोर्स हो गया। इसमें एक्यूपंक्चर के साथ मॉक्सिबशन, कपिंग एंड स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक यानी कायरोप्रैक्टिक, ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो किसी भी तरह के मस्कुलोस्केलेटल पेन पे आप काम करके रिजल्ट दे सकते हैं। क्लियर? एनी काइंड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल पेन। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज कि हम इसमें मास्टरी कैसे करें। अब पेशेंट आता है पेन से रिलेटेड तो हम यहाँ पर इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। आज हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन है हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू कोऑपरेट। इसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, जो भी होगा इंटरेक्टिव का मतलब है इंटरेक्शन होना। इंटरेक्शन का मतलब कि जो क्वेश्चन आंसर है, जो चीजें हम पूछ रहे हो आप उसका आंसर कीजिए, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही आई विल रिप्लाई इट। ओके, लेट अस स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्यूपंक्चर में कि किस तरह से हम यहां पर इसमें एक्यूपंक्चर में इस तरह से हम लोग यहां पर एक्यूपंक्चर को देखेंगे कि किस तरह से एक्यूपंक्चर काम करता है। राइट? तो सबसे पहले वेलकम करते हैं आप लोगों का। हाउ कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल थेरेपिस्ट इन पेन मैनेजमेंट? तो पेन मैनेजमेंट में आपको क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है? जैसे आपने बताया कि आप हिजामा करते हैं, कोई बोलता है हम एक्यूप्रेशर करते हैं। राइट? जब पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या उसके अंदर देखते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं? चलिए बताइए। हेलो, आई एम ऑडिबल? आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर, पेशेंट आता है तो पहले हम उसके मतलब प्रॉब्लम को सुनते हैं, क्या वो कहना चाह रहा है, क्या पेन है उसको, उसके जी। रिकॉर्डिंग हम उसके रिकॉर्डिंग मतलब उसको पेन रिलीव करने के लिए जो कर सकते हैं कपिंग थेरेपी या फिर एक्यूपंक्चर से सब। आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिसमें जब आपके पास पेशेंट आता है तो पूछता है, कहता है कि मुझे पेन है, मुझे पेन हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? नेचर ऑफ जॉब।
क्या होता है? नेचर ऑफ जॉब, क्या करते हैं? राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेचर ऑफ जॉब। पहला क्वेश्चन क्या होगा? आप क्या करते हैं? व्हाट इज योर प्रोफेशन? इससे आपको डायग्नोस करने में बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। ट्रीटमेंट की नहीं, पहले हम डायग्नोस करेंगे। सेकेंडली हमारा जो होगा वो क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। नेचर ऑफ जॉब में जब क्वेश्चन हम करते हैं कि आप क्या करते हैं, तो पेशेंट बोलता है कि जो मेरा नेचर है वो क्या है? नेचर ऑफ जॉब से आपको क्या मिलता है? नेचर ऑफ जॉब, किस तरह का जॉब करते हैं? सिटिंग जॉब है, स्टैंडिंग है, वो स्टैंडिंग है, वॉकिंग करते हैं, बैक ऑफिस में काम करते हैं, बैग्स लिए हुए होते हैं। नेचर ऑफ जॉब, ये नेचर ऑफ जॉब और पेन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब आप नेचर ऑफ जॉब को पकड़ेंगे, तो इसमें रूट को कॉज आपको मिलेगा, रूट कॉज मिलेगा कि पेशेंट को अगर ये पेन है तो ये पेन क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। राइट। क्लियर, समझ में आया ये? अब नेचर ऑफ जॉब में यहां पे आपको दो चीजें दिख रही है स्क्रीन पे। एक तो द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। ये सिटिंग पोजीशन पे बैठ के काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क है ऑन द टेबल। लेकिन इसमें जो पॉस्चर है वो क्या है? पॉस्चर रॉन्ग होने की वजह से, पॉस्चर रॉन्ग होने की वजह से पेशेंट को क्या है? सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम आती है, शोल्डर में भी प्रॉब्लम आती है, और आगे चल के उसको लो बैक पेन भी होता है। आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको डायग्नोस नहीं किया, आपने उससे क्वेश्चन नहीं किया कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, और आपने उसमें कपिंग कर दिया, आपने उसमें हिजामा कर दिया, आपने उसमें एक्यूप्रेशर कर दिया, पेशेंट को रिलीफ कभी भी नहीं परमानेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ जॉब में ये सारी चीजें हिडन होती हैं कि आप इसमें क्या करते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला होता है, उसके अंदर हम पेशेंट के पॉस्चर को करेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? पॉस्चर को करेक्शन करते हैं, पॉस्चर को करेक्ट करते हैं। क्योंकि जब बैंडिंग होता है, जब आप बैंड करें, ऐसे बैंड कीजिए, तो आपके ये क्या है, जो ये आपकी जो वेट है, जब आपका ये वेट है, तो इसमें जो ये है हेड का जो वेट है वो 10 lbs होता है। लेकिन नेचर ऑफ जॉब के अंदर वर्क में अगर आप थोड़ा सा 15% डिग्री इसमें करते हैं, तो इसका 3 टाइम बढ़ जाता है, 27 lbs हो जाता है। अगर आप ये कंटिन्यू अगर ये काम करते 30 डिग्री पे ये काम करते हैं, तो इसका जो वेट होता है 40 lbs हो जाता है। और 45 डिग्री में अगर ये काम आप करते हैं, तो ये जो आपका हेड का वेट है वो सर्वाइकल स्पाइन पर क्या पड़ता है? 49 lbs पड़ता है। अगर आप यही 60 डिग्री पे अगर काम करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्पाइन पे 60 lbs का ये वेट पड़ेगा। तो नेचर ऑफ जॉब में सबसे बड़ी जो चीज है वो पॉस्चर को करेक्शन करना, पेशेंट को एजुकेट करना कि आपको जो ये सर्वाइकल का पेन है, शोल्डर पेन है, लो बैक पेन है। अभी हम लोग 3 पेन पे बात करते हैं, नी, हील, सेकेंड फर्दर अभी हम बात करेंगे। तो ये क्या है? ये नेचर ऑफ जॉब की वजह से ये पेन आता है। क्लियर, समझ गए? हेलो, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? जी सर। जी सर, एकदम ओके। तो अभी आप इसमें आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? पेशेंट को क्या बताएंगे?
कि आपके जो जॉब का नेचर, ऐसा तो नहीं कि आपके ये ट्रीटमेंट की वजह से वो जॉब छोड़ेगा। उसको आप बताएंगे कि अगर ये सर्वाइकल में पेन आता है तो यहाँ पे हम क्या है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देयर इज टू, वन इज ए मस्कुलर, वन इज ए बोन। मसल से रिलेटेड है या बोन से रिलेटेड है। सेकंड फाइंडिंग क्या होगी कि ये मसल इसकी, क्योंकि आप कंटिन्यू वर्क करते हैं, आपकी मसल स्टिफ हो जाती, इसकी वजह से पेन होता है, या बोन के अंदर कहीं ना कहीं डिजनरेशन या आइटिस यानी इन्फ्लामेशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये पेन आता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में अगर पेन होता है सर्वाइकल में, स्टार्टिंग में अगर पेन होता है तो ये क्या है, ये सिर्फ ये सर्वाइकल के एरिया में रहता है। क्योंकि यहाँ पे स्पिनियस प्रोसेस में अगर पेन आता है तो ये सिर्फ यहाँ पे नेक को मूवमेंट करने पे, लेफ्ट राइट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करने में पेन आता है। लेकिन जब ये स्टार्ट होके प्लस प्लस हो जाता है, बढ़ने लगता है पेन, तो ये पेन रेडिएट होके कहाँ पे आता है, हमारे हैंड्स के अंदर आना शुरू हो जाता है। इट्स कॉल्ड द टिंगलिंग सेंसेशन, यानी हाथों में पेन आना शुरू हो जाता है। कहां से? बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल। राइट, क्लियर? ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट करना होगा, तो क्या करेंगे, उसका पॉस्चर करेक्शन ट्रीटमेंट देना होगा, जो आपको इंटेंसिव कोर्स के अंदर कायरोप्रैक्टिस यानी स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक सीखने को मिलेगा। थ्योरी भी मिलेगी और प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा। तो सबसे पहले पेशेंट की क्या है, हम क्या है केस हिस्ट्री लेते हैं। प्लीज नोट कि अगर हम यहाँ पे जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो केस हिस्ट्री में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए बताइए। नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ जॉब के अंदर लाइफ स्टाइल भी आ जाती है। एक पेशेंट है, नेचर ऑफ जॉब है उसका सिटिंग है, लेकिन वो 20 और 30 मिनट्स वो डेली एक्सरसाइज करता है, तो उसकी क्या है, मसल जो है वो वीक कम होगी, मसल उसकी इफेक्ट कम होगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है। अभी सर्वाइकल में है, तो उस पेशेंट को आप क्या एडवाइस करेंगे? What will you advise your patient for the neck problem? इसके अंदर आपको ये इंटेंसिव कोर्स के अंदर ये सारी चीजें बताई जाएगी। अगर सर्वाइकल का पेशेंट है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, तो आप एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबर्चन, कपिंग एंड कायरो के साथ साथ उसको क्या एक्सरसाइज एडवाइस करेंगे कि जिससे पेशेंट की रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। क्लियर? आप सिर्फ एक्यूपंक्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को सर्वाइकल में पेन है, आपने यहाँ पे सिर्फ निडल डाल दिया, आपने कपिंग कर दिया सर्वाइकल के एरिया में, लेकिन पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए आपने नहीं बोला, तो आपका जो रिकवरी है वो क्या 30 to 40%, इससे ज्यादा नहीं है। आप एक्यूपंक्चर कर दिए, जामा कर दिए, कपिंग कर दिए, कुछ भी कर दिए, 30 to 40% से नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बताएंगे, तो ये आपका रेशो 60 to 80% हो जाएगा। इतना फर्क पड़ता है पेशेंट को एजुकेट करने पे। सिर्फ ट्रीटमेंट करेंगे कभी भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्यूपंक्चर पेन में एक्यूपंक्चर अपने आप एक अलग इमेज रखता है पेन मैनेजमेंट में। एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबर्चन एंड कपिंग एंड कायरो, ये चार चीजें मिलाकर आप किसी भी तरह के पेशेंट जो मस्कुलोस्केलेटल के जो पेन होते हैं उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, पेशेंट की केस हिस्ट्री, तो यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब, दूसरा क्या है लाइफ स्टाइल। अब यहाँ पे लाइफ स्टाइल में हम जो पूछते हैं, क्यों पूछते हैं लाइफ स्टाइल, पेशेंट अगर एक्सरसाइज नहीं करता है, नेचर ऑफ जॉब तो नहीं बदल सकता, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, एक्सरसाइज के लिए उसको बताना होगा। आपको ये सर्वाइकल में अगर पेन आता है तो इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज मस्ट है।
शोल्डर में पेन आता है तो आपके लिए शोल्डर में ये एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है। लंबर में पेन आता है तो आप ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन वो पेशेंट को आप क्या बताएंगे कि लंबर में अगर पेन आता है तो इसके लिए ये एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। जी सर। बगैर केस हिस्ट्री लिए अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद पहला क्या आया, नेचर ऑफ जॉब, दूसरा क्या आया, लाइफ स्टाइल, द थर्ड वन इज, यस बताइए, थर्ड वन, तीसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है? कैन यू टेल मी एनीवन? यस, Posture. पॉस्चर है डन, क्योंकि यहाँ पे जब आपने केस हिस्ट्री लिया तो नेचर ऑफ जॉब में ही आ गया, ठीक है। लाइफ स्टाइल के अंदर पॉस्चर, ये सारी चीजें सब कुछ आ जाती है। तो Okay. थर्ड वन इज क्या होगी? यस बताइए, आई गिव द 1 मिनट, सोचिए। अपने को समझना होगा कि इस इनों में क्या प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन अपने को करना पड़ेगा। नो नो नो, वो तो केस हिस्ट्री में हमने देखा ना। देखिए मैं अभी आपको ऐसे एग्रावेटिंग फैक्टर। ये देखिए, फर्स्ट में क्या आया, केस हिस्ट्री जब हम पेशेंट की लेते हैं, चलिए ठीक है, ये केस हिस्ट्री है, राइट। केस हिस्ट्री जैसे हमने पेशेंट की लिया तो केस हिस्ट्री में हमारी जो पूरी पेशेंट की लाइफ स्टाइल के अंदर वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। वो कब उठता है, क्या है, सारी चीजें। दूसरा नेचर ऑफ जॉब आ गया। द थर्ड वन इज एग्रावेटिंग फैक्टर। यस, एग्रावेटिंग फैक्टर। नो, द थर्ड वन is the most important. Lifestyle, nature, job. The third is a diet. आपकी डाइट कैसी है, आप क्या लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइट आपकी प्रॉपर नहीं है, डाइट के अंदर प्रोटीन की लैकिंग है, तो क्या होगा आगे चल के? नेचर ऑफ जॉब, लाइफ स्टाइल इसकी अच्छी है, नेचर ऑफ जॉब के अंदर वो हमने देख लिया, इसकी लाइफ स्टाइल में जो भी प्रॉब्लम थी उसको मैंने एक्सरसाइज के लिए सारी चीजें कर दिया, पेशेंट को एक्सरसाइज बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, मसल आपकी वीक हो रही है, हैं? तो मसल ग्रोथ कैसी होगी, मसल बिल्ड कैसे होगी? Diet. प्रोटीन लेना Proper पड़ेगा। diet. Yes, Proper प्रोटीन diet. से मसल। डाइट। तो डाइट के अंदर क्या है, मसल के लिए मसल अगर वीक होती है तो कौन सी डाइट की लैकिंग होती है? Protein. प्रोटीन। प्रोटीन, यस। तो अगर प्रोटीन की लैकिंग है तो हम पेशेंट को वो डाइट बताएंगे जिसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन होगी। Okay. आपने उसके पोस्चर को करेक्शन किया, नोट कीजिए, पेशेंट को एजुकेट किया एक्सरसाइज के लिए, फिर इसकी लाइफ स्टाइल को आपने चेंज किया। द थर्ड इज अ डाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज डाइट। अगर डाइट के अंदर मसल इसकी अगर वीक है, वो एक्सरसाइज कर रहा है और प्रोटीन नहीं ले रहा, तो उससे भी मसल ग्रोथ नहीं होगी, बिल्डअप नहीं होगी, जब तक वो प्रोटीन अपनी डाइट में प्लस प्लस नहीं करेगा। अगर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, देन हेलो, या बोलिए। Yes, क्या please. बोले सर आप? अगर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैल्शियम लेना पड़ेगा। यस। कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट प्लान के अंदर सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, ये डाइट क्या है कि मसल से है या बोन से, राइट। तो इनके लिए हमको स्पेशल डाइट बोलना पड़ेगा कि अगर मसल से है तो यहाँ पे आपको प्रोटीन की लैकिंग है, बोन से रिलेटेड है तो कैल्शियम की लैकिंग है। ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको उसको कैल्शियम, बोन से है तो यहाँ पे
इसके साथ अब ट्रीटमेंट में प्लान क्या करते हैं हमने, मुझे एक्यूपंक्चर आता, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एक्यूपंक्चर आता, हमने एक्यूपंक्चर कर दिया। मुझे कपिंग आता, मैंने कपिंग कर दिया। मुझे हिजामा आता है, मैंने हिजामा कर दिया। ठीक है, पेशेंट को फॉर टाइम बीइंग उसको रिलीफ मिलेगा, बट वो डिजीज क्योर नहीं होगी। क्लियर? यस। डिजीज को क्योर करने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये क्या क्या चीजें हैं जिससे ये डिजीज में हमारा जो आउटकम है वो मैक्सिमम रिजल्ट दे। In this condition, you have to know about this. First is a diagnosis. So diagnosis is the most important part of your treatment. तो डायग्नोसिस में आपने किया, जब केस हिस्ट्री लेते हैं, केस हिस्ट्री लेते ही आपको डायग्नोसिस समझ में आ जाएगी। When you taking the case history, आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट जब आपसे बात करता है, द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू कि ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर क्या है। जब आप पेशेंट से बात करते हैं, वो ऑटोमेटिक अपनी वो सारी प्रॉब्लम को जो बताता है, वो आपका डायग्नोसिस स्टार्ट हो जाता है। ये एक्यूपंक्चर की ब्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो तरह की वॉइस के बारे में आपको मैं बताऊं। एक पेशेंट है, आप जब उससे बात करते हैं तो वो बहुत तेज आवाज में आपसे बात करता है, बहुत ही तेज आवाज में बात करता है, उसकी वॉइस नॉर्मल से ज्यादा होती है। और एक पेशेंट आया, दोनों को सेम प्रॉब्लम है, दोनों को लो बैक पेन है, दोनों को प्रॉब्लम है। एक पेशेंट आपके पास आया, उसकी वॉइस बहुत वीक है, वो बहुत ही स्लो बात कर, डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम, डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम, डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम। यहाँ पे एक क्या है, एक की जो वॉइस है वो क्या है, नॉर्मल से ज्यादा है, दूसरे की जो वॉइस है वो क्या है, नॉर्मल से। नॉर्मल। ये दोनों वॉइस में आप डायग्नोज कर लेंगे कि इसके अंदर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। इन एंड यांग का इसमें ये रहेगा। आई एम कमिंग ऑन दैट, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं। ये वॉइस है, पेशेंट से जब आप बात करते हैं उसी वक्त आप उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं। पेशेंट का जो वॉकिंग है, जो पेशेंट आपके पास चल के आता है, वो कैसे, ऐसे चल के आ रहा है या वो झुक के आ रहा है, उसका जो मूवमेंट है, लेग का जो मूवमेंट है, वो आप देखेंगे कि पेशेंट इस तरह से चल के आ रहा है या स्ट्रेट आ रहा है। पेशेंट जब आपसे बात करता है तो उसकी वॉइस को देखा, उसके मूवमेंट को देखा, वो आपके क्लिनिक में, आपके टेबल में, आपके पास आने से पहले आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया, आपका डायग्नोसिस स्टार्ट हो गया। यानी पेशेंट आपके क्लिनिक में इंटर किया और आपके पास पहुंचने तक उसका 20 to 30% डायग्नोसिस हो जाता है। ये ब्यूटी है एक्यूपंक्चर की। क्लियर? जब आप उससे बात करते हो तो वॉइस क्या बताता है कि अगर ये नॉर्मल से ज्यादा है तो वो क्या है, वो यांग नेचर है, नहीं वो यांग नेचर है। और वॉइस अगर उसकी नॉर्मल से कम है, बहुत ही स्लो है, तो वो क्या है, वो ये नेचर का पेशेंट है। उसके अंदर जो पॉइंट का जो सिलेक्शन होगा वो चेंज होगा। क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे आपने देखा कि केस, हम जब पेशेंट की केस हिस्ट्री को लेंगे तो पेशेंट की केस हिस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे प्यास बहुत लगती है, कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे प्यास बहुत कम लगती है। तो एक नॉर्मल आदमी को क्या है, 2 to 3 लीटर पानी लेना चाहिए। अभी मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं, अभी आऊंगा मैं इस पे सेकेंड। पहले आपका डायग्नोसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका डायग्नोसिस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका, यानी इनपुट, डायग्नोसिस का मतलब कि इनपुट,
जो आपका इनपुट होगा, आपका जो इनपुट है, जितना प्लस प्लस आप इंफॉर्मेशन लेंगे पेशेंट को, यानी इनपुट का मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, ठीक है। तो यहां से जो आप इनपुट लेते हैं वो आपका आउटपुट जो जाएगा, आउटपुट जो जाएगा वो क्या है, वो प्रॉपर आएगा। तो जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्शन करेंगे पेशेंट से, जितनी भी चीजें आप इसके जो क्वेश्चन करेंगे कि पानी कितना पीते हैं, तो नॉर्मल क्या है, मिनिमम 2 लीटर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 3 लीटर। इन जनरल बॉडी बिल्डर है तो अलग सी बात है, कोई बहुत ही चिल्ड प्लेस पे रहता है, कोई कश्मीर में रहता है, वहां पे थोड़ा ये डिफर करता है। लेकिन इन नॉर्मल अगर इंडिया के, फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन मुंबई, ठीक है, अभी मुंबई के अंदर ठंडा नहीं पड़ रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ मुंबई बहुत ज्यादा ठंड है, वहां लोगों को प्यास कम लगेगी क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कोल्डनेस है। फिर भी आपको पानी पेशेंट को ये बोलना होगा कि 2 to 3 लीटर मैक्सिमम, यानी मिनिमम 2 लीटर पानी जाना चाहिए। पानी क्या करता है, यस बताइए। पानी किडनी फिल्टर करता है और यूरिक एसिड बढ़ने से बचाता है। चलिए, राइट आंसर, एनीवन? पानी हमारी बॉडी में क्या करता है, हाइड्रेट रखता है सर बॉडी को। या नॉर्मली हम पानी लेंगे तो बॉडी हाइड्रेट रहेगी। हाइड्रेट करने से रोकता है। यस, अगर आपको ये पता चले कि हाउ टू ड्रिंक वाटर, व्हेन यू ड्रिंक वाटर, हाउ मच वी ड्रिंक वाटर, ये 3 चीजें अगर आपको ये पता चल जाए और आप पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट कर दे, तो 90% पेशेंट आपका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट निकल जाए। पानी बॉडी को डिटॉक्स करता है। पानी हमारी बॉडी को क्या करता है, नरिश करता है। तो एक है बोलो ना काय मग तो ना चालते रस्ते पे असं एकदम पानी हमारी बॉडी को क्या करता है, नरिश करता है। हेलो, क्लियर? ये हमारे बॉडी में नरिशमेंट करता है, बॉडी को डिहाइड होने से बचाता है, नरिश बोले तो नरिशमेंट करता है। जैसे आपने देखा है ना प्लांट, गमला देखा आपने, क्या? गमला होता है जिसके अंदर पेड़ पौधे होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते हैं। अच्छा। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर 30 to 40 मिनट और विद इन आवर 100 to 200 ml पानी जाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगी। आप 1 गिलास 2 गिलास पानी एक साथ पिएंगे तो क्या होगा, उसका नेचर क्या, वो डाइल्यूट हो गया, वो डाउनवर्ड चला जाएगा, यूरिनरी ट्रैक में चला जाएगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगा, वो आपकी बॉडी को नरिश नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जो पानी को पीना है वो 3 चीजें हैं, बिफोर मील, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील। चलिए बताइए, बिफोर मील कितना पानी पीना चाहिए, ड्यूरिंग कितना पीना चाहिए और आफ्टर मील कितना पीना चाहिए? यस, सर Anyone? तीनों के बीच में ही अंतर होना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग भी ज्यादा नहीं ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, और बिफोर और आफ्टर तो तुरंत बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, गैप रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिफोर मील का मीन्स ये है कि नॉट जस्ट बिफोर, नॉट जस्ट बिफोर। जब आप खाना कोई भी मील्स लेते हैं तो आप प्लान करते हैं ना कि अभी आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, राइट, लंच और डिनर। तो क्या है, 10 to 20 मिनट्स के पहले आपको 100 to 200 ml पानी ले लेना चाहिए। इन बिटवीन यानी ड्यूरिंग द मील, यानी कि जब आपका मील हाफ हो जाए
तो 50 to 100 ml, 50 to 100 ml पानी लेना चाहिए, नॉट मोर देन। एंड आफ्टर मील एटलीस्ट 1 आवर के बाद पानी लेना चाहिए। अब ये बोलिए कि हम यहाँ पे एक्यूपंक्चर सीखने की बात हो रही है, इंटेंसिव कोर्स की बात कर रहे हैं। ये इंटेंसिव कोर्स की ब्यूटी यही है कि आपको पूरी नॉलेज आपको मिलेगी ताकि आप पेशेंट को एजुकेट कर सको, राइट। पेशेंट आपके पास आता है, अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं है, आप उसको प्रोटीन भी देंगे तो वो भी क्या, उसको प्रॉपर डाइजेशन नहीं है तो नहीं होगा। उसको बॉडी के अंदर कैल्शियम की जो है वो कमी रहेगी, तो उसका डाइजेशन क्या है, क्योंकि ये जनरल 99% लोग ये क्या है, बिफोर मील अगर भूल गए, ड्यूरिंग मील अगर भूल गए, तो जस्ट आफ्टर मील वो पानी ले लेते हैं। तो जस्ट आफ्टर मील कभी भी पानी नहीं लेना चाहिए। और जिनको अपनी इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आफ्टर 1 आवर इट शुड बी द ल्यूकवार्म वाटर। क्या कैसा लेना चाहिए? इट शुड बी द ल्यूकवार्म वाटर। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। सर एक क्वेश्चन है, या बोलिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर? अगर कोई पेशेंट अगर ले ले तो क्या उसके बॉडी में डिसएडवांटेजेस होंगे या क्या प्रॉब्लम होगा? बिफोर का मीन्स ये है कि जब हमारा ये जीआईटी ट्रैक्ट, दिस इज आवर जीआईटी ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू एनस। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टमक में देयर इज अ टू थिंग, वन इज अपर पोर्शन एंड सेकंड इज लोअर। यहाँ पे पाइलोरस होता है, यहाँ पाइलोरिक एसिड होता है। तो जब हम यहाँ पे 10 to 20 मिनट पहले हम जब वाटर को इंटेक करते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज होती है एसिडिक, वो क्या होती है, वो डाइल्यूट होकर नीचे आ जाती है। तो आपको जो मील है शुड बी द अल्कलाइन। ये क्या है? अल्कलाइन होता है। ओके। ऐसे में जब आपके क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये खुद क्रिएट करता है पाइलोरस से, ये पाइलोरिक एसिड खुद ये क्रिएट करता है और आपके मील को वो करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा अगर एसिडिक है, तो ये नेचर को ये बैलेंस करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं पीएच वैल्यू, पीएच लेवल, ये मेंटेन करता है 100 to 200 ml, नॉट मोर देन। और पानी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, नॉट शॉर्ट कोल्ड ड्रिंक, मतलब ठंडा वाटर कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो ये यहाँ पे स्टमक के अंदर कोल्डनेस पैदा करेगा और आपका जो पीएच वैल्यू काफी गिर जाएगा। आपका डाइजेशन जो भी आप मील ले रहे उसको प्रॉपर ये डाइजेस्ट नहीं कर। ओके। तो मीन सर ये है कि बिफोर मील हम जो वाटर लेते हैं बेसिकली पीएच को मेंटेन करने के लिए लेते हैं ताकि डाइजेशन अच्छा रहे। एंड ड्यूरिंग द मील क्या होता है कि जब आपका हाफ मील हो जाता है, हाफ मील के बाद एक लिक्विड चाहिए होता है। आपने कभी मिक्सर में मसाला पीसा है? यस सर, हेलो। यस सर, यस सर, यस। कंटिन्यू। तो अभी यहाँ पे जब आप उसको ग्राइंडर करते हैं तो उसके अंदर आप बीच में अगर थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं तो आपका जो मसाला होता है वो क्या है, पेस्टी बन जाता है। तो ड्यूरिंग द मील जब आप लेते हैं तो आपके क्या है कि जो जस्ट हाफ मील लेने के बाद थोड़ा सा वाटर का इंटेक जब जाता है, फिर इसके बाद आपका फिर मील आता है, तो इन दोनों के बीच में एक लिक्विड आ जाता है जो आपके स्टमक का काम क्या, क्रंच करना, ग्राइंडर करना। वो प्रॉपर जब आप प्रॉपर च्यूब करके करते हैं तो वो क्या करता है, क्रंच करता है और आपके मील को डाउनवर्ड भेजता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला आता है, जहां पे स्टमक में 4 आवर्स मील होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में 10 to 12 आवर्स मील होता है। यहाँ पे सारा प्रोसेस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। यही से क्लियर और टर्बिट अलग होता है। क्लियर अलग चला जाता है, क्लियर अलग चला जाता है, टर्बिट अलग चला जाता है। तो सारा जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, मील के ऊपर ही सब होता है। तो ड्यूरिंग मील आपको 50 to 100 ml वाटर लेने से आपका क्या है, जो फूड है वो प्रॉपर टेस्टी हो जाता है।
और जस्ट आफ्टर अगर मील लेते हैं तो जो डाइजेस्टिव जूस बना हुआ होता है वो डाइल्यूट होके क्या यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाता है और आपका जो मील है वो क्या है, ड्राई हो जाता है। फिर स्टमक को दोबारा काम करना पड़ता है डाइजेस्टिव जूस को बनाने में। ऐसे में पेशेंट को एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और आगे चलकर उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी इफेक्ट होना यानी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है, बॉडी में और तरह की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट। ओके। जस्ट आफ्टर मील पानी नहीं लेना चाहिए। अगर ले और 1 घंटे के बाद अगर ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब यहाँ पे डाइजेशन से इम्यूनिटी से क्या है कि ये जो डाइजेशन होता है इससे जो मील होता है वो उसको वो एनर्जी जिसे ची बोलते हैं एक्यूपंक्चर के लैंग्वेज में, वो लंग्स में भेजता है। और लंग्स क्या है, गवर्नर ऑफ ऑल ची। हमारी बॉडी में जितनी तरह की वाइटल एनर्जी बनती है वो सबसे ज्यादा लंग्स। कभी भी आपने देखा होगा सुना होगा कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ, थोड़ा सा भी ठंडा गर्म हुआ, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, इसका इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब कि लंग्स उसका वीक। तो डाइजेशन, आपका जो डाइट है वो आपके इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड। आपके मसल को प्रोटीन उनको भी देता है, नरिशमेंट करता है, पूरी बॉडी को भी देता है, नरिशमेंट करता है, क्योंकि जो मील है उसी से ब्लड बनता है और ब्लड हमारी बॉडी को नरिश करता है सेल लेवल तक। क्लियर? यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो चीज है, इन चीजों को हमेशा आपको ये बात को ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे पेशेंट को एजुकेट करें। अभी ऐसा नहीं कि बस वो आया सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए उसको मैंने लगा दिया, लंबर में आया लिटाया उसको लंबर में एक्यूपंक्चर कर दिया, पेशेंट को आराम मिल जाएगा, कपिंग कर दिया, जामा कर दिया, रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप पेशेंट को एजुकेट कैसे करोगे, उसकी प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, हम इसी पे काम कर रहे हैं। आप जो ये इंटेंसिव कोर्स जो आप ये मंडे से जो अभी हमारा ये नाइट बैच शुरू हो रहा है, इसके अंदर आपको सबसे पहले यही चीज बताई जाएगी कि आपका जो डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या चीजें हिडन है। आप पेशेंट को देखते हैं, आप उसको कैसे डायग्नोज करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को कैसे आप सुनते हैं, कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे। आपको जो रिजल्ट मिल रहा था आज, अभी कितना रिजल्ट मिल रहा है आपको ट्रीटमेंट, अगर आपके पास डेली 10 पेशेंट आते हैं, क्योर कितने होते हैं, किसी के और 20 पेशेंट, क्योर कितने होते हैं, वो आपको वो आपको समझना होगा। आफ्टर दिस कोर्स आपकी जो प्रैक्टिस है वो 10 टाइम बेटर हो जाएगी। तो डायग्नोसिस जो पार्ट है एक्यूपंक्चर के अंदर क्या है, सबसे पहला है डायग्नोसिस, सेकंड इसमें आता है ट्रीटमेंट। तो अभी हम लोग फर्स्ट सेशन में हम लोग सिर्फ डायग्नोसिस को बताएंगे कि कॉज क्या है, किसी भी पेन को, किसी भी बीमारी की एक क्या होता है, रूट कॉज होता है कि वो क्यों डेवलप हो रही है, इसका रीजन क्या है। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। ओके, एनी क्वेश्चन? अभी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। ओके, चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं सेकेंड इस पे ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। भाई वी जॉइन इंटेंसिव कोर्स ऑन पेन मैनेजमेंट। ये पेन मैनेजमेंट का जो हम लोगों ने ये डिजाइन कोर्स किया है, स्पेशली सारी चीजों को हमारी पूरी फैकल्टी इस चीज पे लगी हुई, जो मस्कुलोस्केलेटल पे भी है, कायरो पे भी है, ह्यूमन एनाटॉमी के भी लेक्चरर, ये सारे लोगों ने मिलकर ये कोर्स को डिजाइन किया स्पेशली आपके लिए कि इस कोर्स करने से आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे बेहतर, मच बेटर हो जाए, ज्यादा। तो इसके अंदर हम लोगों ने 2 चीजें रखी है, एक आपका थ्योरेटिकल पार्ट है जो ऑनलाइन होगा थ्रू द जूम क्लास जैसे आज हो रहा है, और एक जब ये आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो 7 फुल डेज के लिए मॉर्निंग 10 AM to 6 PM आपको ऑफलाइन आना होगा
यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के लिए हाथ पकड़ के आपको बताएंगे एनाटॉमिकल लैंडमार्क को कैसे फाइंड आउट करते हैं, निडल को कैसे इंसर्ट करते हैं, ची को कैसे अराइव किया जाता है। ये सारी चीजें आपको हैंड हाथ पकड़ के, कपिंग कैसे की जाती है, हिजामा में कट्स कहाँ पे सुपरफिशियल मारना होगा, कहाँ पे मीडियम, कहाँ पे डीप मारना होगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, सिखाई जाएगी हाथ पकड़ कर कि हाउ टू होल्ड अ नीडल और हाउ टू टेक अ ब्लेड। सक्शन जो ड्राई कपिंग होती है उसके अंदर भी दो होता है, एक आपकी मूविंग कपिंग होती है, एक फायर कपिंग होती है। तो मूविंग कपिंग किस पेशेंट में आप लगाएंगे, फायर कपिंग आप किस पेशेंट में लगाएंगे, वो आपको डायग्नोस करके ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप डायग्नोस करेंगे। डायग्नोसिस के अंदर जो पार्ट आता है वो टंग और पल्स और फेस, ये तीन चीजें इंक्लूड होती है। इसके अंदर स्वेटिंग हमारी बॉडी से, कभी कभी आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर स्वेटिंग में कभी बहुत स्मेल आती है, क्यों आती है? किसी को फोरहेड से स्वेटिंग आती, किसी को हेड से आती, किसी को आर्मपिट से आती, किसी को चेस्ट से आती है, किसी को अपर बैक से आती है, किसी को जेनेटल और जेनेटिलिया के पास से आती है। तो ये डिफरेंट पार्ट से स्वेटिंग होती है, तो इसका रीजन क्या है? किसी के आप हाथ टच करेंगे तो उसके हाथ बहुत गर्म होते हैं, किसी हाथ को टच करेंगे, आप इसको टच करके देखिएगा और फीडबैक मुझे आप बताइएगा कि हाँ मुझे ये फर्क दिखा। किसी का आप हाथ ऐसे पकड़िए तो उसके हाथ बहुत गर्म होगा, नॉर्मल से ज्यादा गर्म होगा। किसी हाथ को आपने टच किया उसका नॉर्मल से ज्यादा क्या बहुत ठंडा होगा। ये दोनों का अगर लो बैक पेन है, लेकिन इन दोनों का ट्रीटमेंट चेंज हो जाए। तो जो इंटेंसिव कोर्स ज्वाइन करने की जो बेनिफिट है वो क्या है कि एक्यूपंक्चर के अंदर आपका जो सबसे बड़ी चीज है वो आपकी डायग्नोसिस पार्ट, कि डायग्नोसिस आपका कैसे स्ट्रांग होगा। पेन, व्हाट इज अ पेन? यस, पेन क्या है? Can you tell me the full name of, explain the pain? Pain is the inflammation of specific part. The inflammation of the particular joints and the particular space. आप देखिए कहीं पे भी पेन होता है, दो तरह के पेन होता है। एक पेन होता है जो मूव करता है, पेशेंट बोलता है कि मुझे अभी ये क्या है, पेन मूव करता है। एक पेन होता है फिक्स पेन। ये दो तरह के पेन आपको पेशेंट में मिलेगी। एक क्या है, मुझे पेशेंट आएगा मुझे बोलता है कभी यहाँ पे पेन होता है, कभी यहाँ पेन होता है, कभी यहाँ पेन होता है, कभी यहाँ पेन होता है। वो मूविंग पेन होता है, जिसे शिफ्टिंग पेन कहते हैं। और एक पेशेंट आपके पास आता है कि मुझे पार्टिकुलर एरिया में ही पेन होता है। ये दो अलग अलग तरह के डायग्नोसिस है। कहीं पे इसका जो रूट कॉज है वो शिफ्टिंग पेन का रूट कॉज क्या है, मूविंग पेन का रूट कॉज और फिक्स पेन का रूट कॉज क्या है, उसमें हम कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारी चीजें आपको इंटेंसिव कोर्स के अंदर सिखाएंगे। तो पेन इज a defined unpleasant sensory and the emotional experience associated with the actual and the potential tissue damage or described in the term of the such as damage। तो यहाँ पर जो पेन है, पेन ये क्या बता रहा है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वो इन्फ्लामेशन हो रही है। क्या इन्फ्लामेशन हो रही है? पेन इन्फ्लामेशन को बता रहा है कि उस पार्टिकुलर एरिया में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होती है। अब वो इन्फ्लामेशन कहां पे है, वो पेन क्या है, क्यों है? अब जब द सेकेंड वन कि पेन इज सिम्टम्स ऑफ द प्रीफर्ड और सिक, ये क्या करता है? अब कभी आपने देखा होगा पेन एक ऐसी चीज है हर लोग मैक्सिमम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। बॉडी के अंदर कहीं पेन होता है तो आपका इमोशनल इफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी में यानी पेन के साथ साथ कहीं कोई बीमार होता है या कोई पेन, मैं सिर्फ पेन पे ही बात करूं, जब आपकी बॉडी में पेन होता है तो आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब और चिड़चिड़े हो जाते हैं।
Have you Yes. experienced problem? Yes. क्यों, ऐसा क्यों? Because पेन की इंटेंसिटी की वजह से। इसकी जो इंटेंसिटी होती है हमारी बॉडी को क्या कहते हैं, फिजिकल के साथ साथ इमोशनल भी हमको इफेक्ट करता है। तो एक्यूपंक्चर के अंदर ये क्या है कि जब आप यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं, तो ये आपके फिजिकल लेवल को तो ट्रीट करता ही करता है, साथ में ब्रेन को मैसेज भी देता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, आपको पेन किलर पॉइंट भी बताया जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का पेन होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या सबसे पहले आपको पेन किलर देता है, राइट? फिर उससे रिलेटेड और दूसरी मेडिसिन देता है। तो एक्यूपंक्चर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बॉडी में किसी भी तरह का पेन कहीं पे भी है, उसके अंदर लोकल डिस्टल पॉइंट ऐसे हैं कि जिस पे आप निडल को इंसर्ट करेंगे, वहां पे आप मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं, वो पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, इमीडिएटली पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पे जब पेशेंट आता है तो पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, आई हैव मच पेन। तो यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं 0 से लेके जो 10 तक क्या दिया हुआ है कि पेन आपके बॉडी के अंदर कितना है, कितना पेन है। बोलता बहुत पेन होता है। आपका जब ट्रीटमेंट है, अब जब आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट के फर्स्ट सिटिंग के बाद ही आप उससे फीडबैक लें कि बिफोर ट्रीटमेंट आपको पेन का स्केल कहाँ पे था, ये आपको जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, और आफ्टर ट्रीटमेंट वो पेन कितना आपका कम हुआ। ये आपका सबसे पॉजिटिव है कि आपका डायग्नोसिस अगर प्रॉपर है और आपने पहले सिटिंग आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया, पहले ही सिटिंग में पेशेंट को 30 to 40-50% आराम मिलना चाहिए। क्लियर? यस सर। पेशेंट अगर आपने ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट ने बोला कि नहीं, आफ्टर ट्रीटमेंट मुझे जैसा बिफोर ट्रीटमेंट था, आफ्टर ट्रीटमेंट में मुझे वैसा ही पेन हो रहा है, या बहुत ही माइनर अगर फर्क पड़ा, तो इसका मतलब आपका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं। अगर आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं है तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपका रॉन्ग ट्रीटमेंट जाएगा। आपने एक्यूपंक्चर, ऑक्सीबर्चन या कपिंग, कैरो कुछ भी किया, ठीक है, लेकिन आपकी अगर डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं है तो आपका जो ट्रीटमेंट के बाद वो रिजल्ट जो आना चाहिए अगर नहीं मिला, तो आपको वापस सेकेंड डे पेशेंट को या सेकेंड सिटिंग में उसको वापस फिर डायग्नोसिस करके फिर उसको आपको ट्रीटमेंट देना होगा कि हमारा जो डायग्नोसिस था वो कहीं रॉन्ग तो नहीं। अब यहाँ पे डायग्नोसिस में हम लोग देखते हैं टंग, पल्स और फेस में। टंग में देखते हैं, उसके अंदर कोटिंग देखते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर देखते हैं, उसके अंदर शेप देखते हैं, वो समझ में आता है कि पेशेंट को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वो चीजें बहुत ही, पल्स को फील करते हैं, पल्स से भी फील हो जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो चीजें हैं, ये डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर द ट्रीटमेंट। फिर टाइप ऑफ पेन के अंदर मस्कुलर पेन, बोन, नर्व, रेफर एंड साइकोमेट। तो अभी यहाँ पे मसल से रिलेटेड है, जैसा अभी हमने पहले बताया कि मसल से अगर रिलेटेड है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। बोन से रिलेटेड है तो हम उसका डाइट में क्या करेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसमें टेक्निक्स ऑफ निडलिंग कैसे होगी। मस्कुलर पेन है तो उसके अंदर पॉइंट का सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे। बोन से रिलेटेड है तो उसमें हम पॉइंट का कैसे सिलेक्शन करेंगे। नर्व से रिलेटेड अगर है, नर्व से रिलेटेड है उसके अंदर हम कैसे पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो फोर्थ इज द रेफर पेन। वो रेफर पेन आ रहा है, वो क्या है, प्रॉब्लम कहीं और है और पेन कहीं और है। फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन, गाल स्टोन, ये दो स्टोन की बीमारी। किडनी में स्टोन है, उसको लो बैक पेन हो रहा है, रेडिएट हो रहा है लेग में, आप बैक पे ट्रीटमेंट आपने कर दिया, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि उसको किडनी स्टोन है।
गाल स्टोन है तो वो पेशेंट का गाल स्टोन में पेन कहाँ पे है, वो रेफर पेन आता है, खुद बताता है। तो ये आपको डायग्नोसिस आपको करना पड़ेगा टाइप ऑफ पेन में, द कॉज ऑफ पेन। ये पेन अगर हो रहा है सर्वाइकल, जैसे हम लोगों ने पॉस्चर पे बात की है, तो अब पेशेंट को लो बैक पेन है, वो झुक के काम करता है तो उसको लो बैक पेन होगा, तो उस लो बैक पेन में हमने यहाँ पे लंबर में एक्यूपंक्चर तो कर दिया, लेकिन उसको लंबर पेन के लिए एक्सरसाइज नहीं बताया, तो आपको जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। सर्वाइकल में बताया, शोल्डर में, एल्बो में, नी में अभी हम बाद में बात करते हैं। नेचर ऑफ जॉब पे हम लोगों ने बात किया, पॉस्चर पे बात कर लिया, करेक्ट हेड पॉस्चर एंड द फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। ये इस तरह करने पे आप यहाँ पे देखिए, ये दो इमेज के अंदर आप ये देखिए कि यहाँ पर वेट कितना आता है। इन जनरल हम क्या है, मोबाइल आज हम देखते हैं, वर्क करते हैं, तो हमारा मैक्सिमम ये प्रॉब्लम आती है सेकंड में, ये प्रॉब्लम ज्यादातर होती है सर्वाइकल की, लेकिन यही प्रॉब्लम जब एग्रीवेट हो जाती है तो इसका पेन रेडिएट होके हाथों में आता है। ये आपको बताता है शोल्डर, नेक प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको बताता है कि ये प्रॉब्लम ये आ रहा है, तो ये पेन बॉडी के एरिया में अगर पेन हो रहा है तो वो किस इंटरनल ऑर्गन के वजह से हो रहा है, किस इंटरनल ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है, वो भी आप डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नाउ आपके क्वेश्चन आंसर कुछ हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीवन? यस सर वो नो टाइप ऑफ पेन में जो लास्ट वाला था वो एक बार फिर से बता देंगे? यस प्लीज बोलिए, क्या क्या पूछ रहे थे सर? साइकोमेटिक पेन। साइकोमेटिक पेन के अंदर अभी मस्कुलोस्केलेटल पेन में, साइकोमेटिक पेन के अंदर जो होता है, साइकोसोमेटिक पेन जो होता है, ये आपके थॉट्स भी क्या करते हैं, इमोशन इज रिलेटेड योर द बॉडी, हमारी बॉडी और ब्रेन ये दोनों क्या इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको सिलेबस के अंदर बताया जाएगा कि बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, राइट, बहुत ज्यादा सोचने से आपके किस ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर आपकी कौन से यानी मसल वीक होती है, बोन वीक होती है। आप बहुत ज्यादा सैड होते हो, और एक तो हो गया ओवर थिंकिंग, दूसरा आप उदास होते हो किसी भी वजह से। फॉर एग्जाम्पल फैमिली के अंदर कोई कैजुअलिटी होगी, नेचुरल आदमी उदास हो जाता है, लेकिन कुछ आदमी उससे निकल जाते हैं, कुछ आदमी उसी के अंदर काफी दिनों तक रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, वो सैडनेस क्या होता है, वो पार्टिकुलर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। वो पार्टिकुलर ऑर्गन जब इफेक्ट होता है तो उससे रिलेटेड जो टिश्यू होते हैं वो धीरे धीरे वीक होना शुरू। किसी को अननोन फियर होता है जिसे फोबिया बोलते हैं, किसी को अननोन फियर यानी फोबिया है, अगर वो नेचर है तो आगे चल के वो ऑर्गन धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी होती है वो डैमेज होने लगती है, उससे रिलेटेड उसके टिश्यू डैमेज होते हैं। तो साइकोसोमेटिक जो पेन होता है वो क्या है, आपके थॉट्स की वजह से वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। क्लियर? कुछ लोग ये आपके क्या है कि ये जो है ये ऑर्गन और ब्रेन यानी कि बॉडी एंड ब्रेन ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो जो आपके थॉट्स होंगे वो इसका भी इफेक्ट बॉडी पे आएगा। आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड भी हेल्दी होता है, आपकी बॉडी अगर सिक होगी तो आपका माइंड भी क्या होगा, अनहैप्पी होता है।
तो ये जो क्या है, ब्रेन टू बॉडी, यानी कि आपके जो ब्रेन टू बॉडी का मतलब है कि साइकोसोमैटिक क्या है कि वो थॉट्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे मसल्स, मसल्स क्या है, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ये फाइबर से बने हुए होते हैं। अभी मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने बताया क्या, एक तो हमारी डाइट, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, इसको, ये 3 चीजें बहुत ही कॉमन चीजें, इसको हमको पेशेंट अपनी लाइफ में भी इंक्लूड करना है और पेशेंट को भी एजुकेट करना है कि आपकी डाइट अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम जो 12 सीटिंग के अंदर है वो आपकी 24 सीटिंग में जाएगी, राइट? तो यहाँ पे मसल को ग्रोथ कैसे करना, मसल क्यों वीक होती है, लाइफ स्टाइल नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, तो धीरे धीरे आपकी मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है। कैल्शियम की डिफिशियंसी, हाँ बोलिए। जैसे जो मोस्टली जो जिम करने वाले जो बॉयज होते हैं वो एक्सेस प्रोटीन लेते हैं या फॉर बिल्ड ऑफ मसल्स। या तो सर एक्सेस प्रोटीन की वजह से मसल्स पे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज एक होता है कि नेचुरल वे में नहीं ले पाते हैं। हम्म, सबसे पहले तो अगर आपके जो जो जिम जाते हैं उनको नेचुरल वो लेना चाहिए जो डाइट है, ठीक है। ओके। अब हमको प्रोटीन चाहिए, अब वो प्रोटीन हमको किस किस चीज से मिलता है, नेचुरल, अगर वो चीजें मैक्सिमम लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट बहुत कम है। उसके साथ हम वे प्रोटीन लेते हैं तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे बॉडी के अंदर इफेक्ट कम हो। अगर अगर ये हम एक्सेस लेने लगेंगे तो वो क्या है, वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बहुत से लोग इसमें इंजेक्शन वगैरह और भी मेडिसिन लेते हैं, आगे चल के उनके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल वे में जितना प्रोटीन ले सकते हैं उसके बाद जो बचता है तो हम उसको सप्लीमेंट करके ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट के बेस पे अगर आप रहेंगे तो आगे चल के आपके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट। ठीक है, आवाज नहीं आई सर, वीडियो स्टॉप हो गया। वीडियो स्टॉप हो गया, हम्म। वीडियो यहाँ पे स्टॉप भी हुआ। इसमें अभी अभी आवाज आ रही है? यस आ रही है। आप जो आवाज आ रही है सर, लेकिन बहुत कम है सर। माइक थोड़ा ऊपर लीजिए ना सर जी। अभी क्लियर है? हेलो, जी यस 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 बिल्कुल। ओके। Yes, yes, yes. Yes, sir. तो इसके अंदर जो आप जो बॉडी बिल्डर की बात कर रहे हैं कि जो जिनका मसल्स उनको ग्रोथ करने के लिए सप्लीमेंट लेना पड़ता है, ऐसे में नेचुरल आपके जो फूड्स होते हैं उसको नेचुरल जो मील्स है उससे लीजिए। उसमें अगर पूरा नहीं होता तब उसके बाद आप सप्लीमेंट ले सकते। ज्यादा आप सप्लीमेंट पे रहेंगे तो आगे चल के वाइटल ऑर्गन आपके डैमेज होंगे। तो मसल और हम लोग बोन के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब eat the enough calories, train with the weight or the cardio, train with the heavy weight, ये सारी जो चीजें ये आपको हमने लाइफ और एक्सरसाइज में बताया। बोन के बारे में हम लोगों का डिस्कशन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं मस्कुलोस्केलेटन को जानने के लिए हमको क्या, मसल और बोन को जानना बहुत ही जरूरी है। बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो क्या है, सारे जॉइंट्स। उस ज्वाइंट के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं, साइनल मेम्ब्रेन्स होते हैं, साइनल फ्लूइड्स होते हैं, ज्वाइंट में कैविटीज होती है और इनके बीच में कार्टिलेज होती है। ओवर यूज की वजह से ये जब कार्टिलेज घिस जाते हैं, ये साइनल फ्लूइड्स इसके अंदर कम हो जाता है, तो ये क्या है, आपने देखा है कि साउंड, क्रैकिंग साउंड आते हैं। मूवमेंट क्या है, स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने की वजह से प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से यानी जॉइंट्स पेन के कॉज बनते हैं। इसमें एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। नर्व से रिलेटेड जो होता है
नर्व से रिलेटेड क्या है कि हमारी जो नर्व है वो कंप्रेस होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने सैटिक नर्व के बारे में सुना हुआ है, सैटिका। यस सर। अब सैटिका में क्या होती है, जो ये दो वर्टिब्रा के बीच में जो यहाँ पे स्पाइनल और वर्टिब्रल नर्व होती है, इसके अंदर स्पेस होता है। सैटिका में क्या होता है, ये नर्व क्या होती है, ये स्पेस कम हो जाता है और यहाँ से जो नर्व निकलती है इसको कंप्रेस करती है। तो ये क्या है, वो एक तरफ लेग के अंदर वो जाता है। दो तरह के आपको मिलेंगे, एक तो पेन आपको यहाँ पे सिर्फ लो बैक पेन होगा, उसको वो लेग में मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे ये नर्व डिस्क हार्निएशन होता है और वो सैटिक नर्व जब ये कंप्रेस करती है, तो वो क्या है, वो किसी एक पार्टिकुलर साइड में, लेफ्ट या राइट साइड के अंदर, एक तो लैटरल जाती है और एक आपकी पोस्टीरियर जाती है। दो तरह के सैटिक नर्व के पेन पेशेंट के आते हैं। लेकिन इसका जो नर्व है वो कंप्रेस कहाँ पे होती है, वो नर्व कंप्रेस होती है लंबर में। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इस पे एक डायग्नोसिस पे, कि ये जो आप देख रहे हैं आपकी कि ये पर्टिकुलर एरिया में अगर पेन है तो वो किसी इंटरनल ऑर्गन की वजह से पेन आता है। ये आपका डायग्नोसिस पार्ट। अब यहाँ पे आपके राइट शोल्डर है और यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर है। एक पेशेंट आया, वो बोला मुझे राइट शोल्डर में पेन होता है, एक पेशेंट बोलता मुझे लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है। दोनों के डायग्नोसिस अलग हो गए। एक पेशेंट आया, बोला मुझे राइट नी में पेन होता है ज्यादा, एक बोलता है मुझे लेफ्ट नी में पेन ज्यादा होता है। दोनों के डायग्नोसिस अलग हो गए, दोनों के ट्रीटमेंट अलग हो गए। क्लियर? वो कैसे सर? ये यही तो एक्यूपंक्चर में है। ये आपके जब एक्यूपंक्चर में आप पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीजें बताएंगे, ये हो सकती है। ठीक है, ये एक्यूपंक्चर का द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर यही है कि आपका जो डायग्नोसिस है, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज के अंदर जब आपका डायग्नोसिस होता है तो वो एक्यूपंक्चर की ब्यूटी ये है कि आपको ये बताता है कि ये किस तरह से आप पेशेंट को डायग्नोज करके इस पे ट्रीटमेंट करें। तो आप ये जो इंटेंसिव कोर्स है ये क्या है, ये आपको टर्निंग इनटू द एक्यूपंक्चर रॉक स्टार बनाने के लिए काम करते हैं। इसमें एक्यूपंक्चर में ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर नीडल पहले यूज हुआ करती थी। इसमें आपको कोर्स के दौरान ये बताया जाएगा कि ये डिफरेंट 12 टाइप ऑफ नीडल किस तरह से काम करती है। बट नाउ इट इज एक्यूपंक्चर के अंदर ये फिलिफॉर्म नीडल होती है। फिलिफॉर्म निडल होती है। फिलिफॉर्म निडल ये होती है जो पार्टिकुलर हम बॉडी के कुछ पॉइंट्स के ऊपर डालते हैं, जिसे एक्यू पॉइंट कहा जाता है, कॉल्ड द एक्यू पॉइंट। इस यहाँ पे एक्यूपंक्चर में जब हम निडल इंसर्ट करते हैं, ये जैसे ये फॉर एग्जांपल ये आपको बता रहे कि यहाँ पे इस तरह से है, उस पार्टिकुलर एरिया पे उस पे हम निडल डाल के इसमें ची को अराइव करते हैं। ये निडल है, आपको हो सकता है शायद कैमरे पे उतना प्रॉपरली दिखता हो। ये देखिए ये निडल है, इस तरह से हम निडल को डालते हैं और वहां पे जो ब्लॉक होते हैं उसको अनब्लॉक करते हैं, और आपके बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है जिसे ची कहते हैं, वो प्रॉपर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसका जो फ्लो होता है इज लाइक ए रिवर। इस तरह से रिवर के अंदर वेव्स होते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का मूवमेंट होता है। जब ये एनर्जी कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है
तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निडल को डालते हैं, वो चीज जो ब्लॉक होता है उसको अनब्लॉक करते हैं और उसके एनर्जी का मूवमेंट प्रॉपर चलने लगता है, जिससे पेशेंट से एक्यूपंक्चर क्या है, एक्यूपंक्चर में पेन मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा, वर्ल्ड के अंदर अगर किसी भी चीज में सबसे ज्यादा पेन पे कोई काम करता है, देयर इज द फोर्थ थिंग, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर मॉक्सी बच्चे, इसको शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, कपिंग एंड इसे ट्रेडिशनल बोन सेटिंग कहा जाता है, जिसे आज हम कायरोप्रैक्टिक के नाम से जानते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन है, ये 4 कॉम्बिनेशन को आपने सीख लिया तो आपका आउटकम जो होगा मस्कुलोस्केलेटल पेन पे, आपको 100% आप रिजल्ट दे सकते हैं पेशेंट। तो ये एक्यू पॉइंट के ऊपर हम लोग निडल को डालते हैं डायग्नोसिस करने के बाद। इसके अंदर वहां पे कुछ पॉइंट पे हम लोग ब्लीड करते हैं, जिसे 3A निडल का। ये कहीं पे अगर ये एरिया शोल्डर है या ये ज्यादा एरिया में अगर है, तो यहाँ पे 7 स्टार निडल के थ्रू हम वहां पे अनब्लॉक ची को मूव करते हैं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन लगाते हैं निडल इंसर्ट करने के बाद, जो भी पेन मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, पेन किलर का काम करता है। इसके बाद ये टेंस मशीन होती है, टेंस मशीन को भी हम लगाते हैं। ये मस्कुलर, अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक है, क्या है, मसल से रिलेटेड है और एक आपका बोन से रिलेटेड है। तो मसल में ये टेंस मशीन काम करती है, लेकिन बोन के अंदर टेंस मशीन का ये जो पैडिंग है ये इफेक्टिव उतना नहीं होता, ये नर्व और मसल में ज्यादा इफेक्टिव होता है। बोन से रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जो भी है जॉइंट्स पे, वहां पे एक्यूपंक्चर ज्यादा काम करता है, टेंस का ये काम उतना नहीं करता। तो यहाँ पे मसल एंड नर्व पे ज्यादा काम करता है ये टेंस। ये आपको डायग्नोसिस, अब यहाँ पे जैसे डायग्नोसिस में जब पेशेंट आता है तो इसके अंदर हम लोग क्या है, सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं स्प्लिट बॉडी, शेप, टंग, हेड, फेस, लिम्ब, ये सारी चीजें ऑब्जर्व यानी इंस्पेक्शन करने के बाद फिर इसमें क्या है, ये 4 थिंग है, इसको नोट कर लीजिए। पहला क्या होता है, इंस्पेक्शन। दूसरा क्या होता है, ऑस्कल्टेशन और olfaction. The third one is the inquiry, and the fourth is the palpation. First is the inspection. The second one is the auscultation and olfaction, and the third is the inquiry, and the fourth is the palpation. ये 4 डायग्नोसिस टूल है जिससे हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं बिफोर द ट्रीटमेंट। क्लियर? फिर इसके बाद हाउ डज एक्यूपंक्चर वर्क, अब हम लोग आ जाते हैं। ये जिस तरह एक्यूपंक्चर काम करता है वो उस पर 5 एलिमेंट थ्योरी एक्यूपंक्चर ब्रीफ। अब यहाँ पे मैं अब एक्यूपंक्चर के बारे में बता रहा हूं कि एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है, हाउ डज द एक्यूपंक्चर वर्क। एक्यूपंक्चर इज बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट। जैसे आपने मॉडर्न मेडिसिन के अंदर सुना है, मॉडर्न there is a 3 thing, liquid, solid and gas. आयुर्वेद में सुना है वात, पित्त एंड कफ। साइंटिफिक इसमें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। होम्योपैथ में 3 ह्यूमरस पे काम करता है, सिफिलिस, सूरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। यूनानी 4 ह्यूमरस पे काम करता है, लेकिन एक्यूपंक्चर 5 ह्यूमरस पे काम करता है। इट्स कॉल्ड द 5 एलिमेंट्स। व्हाट इज द एलिमेंट? ये 5 एलिमेंट जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। ये एलिमेंट के थ्रू हम इसको डायग्नोज भी करते हैं और इसमें ट्रीटमेंट भी किया जाता है। एलिमेंट का मतलब होता है द 5 फेजेस, फेजेस का और द प्रोसेस ऑफ लाइफ, the phases of life and the process of life. For example, किसी को वाटर, अभी ये सीजन जो इसका होता है विंटर,
किसी को विंटर में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को स्प्रिंग सीजन में प्रॉब्लम होती है, किसी को हीट से प्रॉब्लम होती है, किसी को ह्यूमिडिटी से प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, ये आपका डायग्नोसिस पार्ट है कि थ्रू द 5 एलिमेंट आप कैसे डायग्नोस करते हैं। क्लियर? तो ये पहला आपका जो प्रोसेस है, ये डायग्नोसिस का क्या है, वो 5 एलिमेंट थ्योरी है। 5 एलिमेंट थ्योरी के साथ के थ्रू आप इसमें डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और इसमें आप पॉइंट का सिलेक्शन भी अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से दे सकते हैं। The second thing is yin and yang. समझ में आ गया 5 एलिमेंट? चलिए इस पे हम लोग 2 मिनट के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। 5 एलिमेंट थ्योरी समझ में आ गया? हेलो, जी जी समझ में आ गया। ओके फाइन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। फिर इसके बाद जो सेकंड आती है इंपॉर्टेंट चीज, एक्यूपंक्चर बिलीव इफ देयर इज एग्जिस्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड आइदर इज ए यिन और यांग। दुनिया में अगर कोई भी चीज है, कोई भी बीमारी है, कोई भी वजह है, बीमारी है या बीमारी की वजह है, आइदर इज ए यिन और यांग। ये इसके अंदर ये 2 चीजें, या तो वो यिन कैटेगरी का होगा या तो वो यांग कैटेगरी का होगा, या तो वो इसका यिन कॉज होगा या तो उसका यांग कॉज होगा। 2 ही तरह है। यानी इसमें जो डायग्नोसिस है किसी में क्या है, वो या तो वो नेचर ऑफ पेन वो यिन पेन है, यिन नेचर का पेन है, और वो यांग नेचर का पेन है। तीसरी चीज होती ही नहीं है एक्यूपंक्चर बिलीव। वो क्या है, इसको डिवाइड कर दिया है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिवाइड किया गया है, लेफ्ट एंड राइट, अपर एंड लोअर, फ्रंट एंड बैक, डे नाइट, विंटर हीट, समर हीट, हैवी लाइट। ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहां पे ये डायग्नोज हो रहा है ये यिन टाइप है या यांग टाइप है। क्लियर? ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर आपको 5 एलिमेंट और यिन यांग, ची, ब्लड, बॉडी फ्लूइड, मेरिडियन सारी चीजें समझ में आएगी। ये इंट्रोडक्शन, जैसे पहले मैं आपको फर्स्ट सेशन में डायग्नोसिस बताया, सेकंड सेशन में आपको ट्रीटमेंट में बता रहा हूं कि किस तरह से एक्यूपंक्चर काम करता है। Have you any doubt, any question according to the 5 element? Yin or yang? Anyone? सर ये यिंग और यांग क्या है सर? ये 2 तरह की चीज है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अब पेशेंट आता है तो अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर उसको आपका ये डायग्नोसिस टूल है कि वो नेचर ऑफ पेन वो यिन है या यांग। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है मुझे डे में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उसके अपोजिट ही कोई बोलता है मुझे नाइट में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कोई बोलता है जब ठंडा ज्यादा लगता है एसी में रहते हैं तो मुझे पेन बढ़ जाता, कोई बोलता है मैं गर्मी में रहता हूं तो मुझे पेन बढ़ जाता। क्लियर? या सर। अभी कोई बोलता है मैं जब एक्टिव रहता है, यानी कि जब वर्क करता हूं तो मेरे बॉडी के अंदर पेन होता है। दूसरा पेशेंट बोलता है कि जब मैं आराम करता हूं, बेड पे जाता हूं लेटने के लिए, आराम करता हूं, उसके बाद पेन होता है। तो ये कैसे डायग्नोसिस, तो एक्यूपंक्चर इसको क्या बोलता है कि कोई भी बीमारी है वो उसको डायग्नोसिस के लिए एक टूल है जिसे यिन और यांग कहा है। पहला क्या है 5 एलिमेंट, द सेकंड वन इज यिन एंड यांग। हाउ डज द एक्यूपंक्चर वर्क? ये हमारी बॉडी में किस तरह काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हमारी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क है जिसे मेरिडियन कहा जाता है। There is a 12 regular meridian. There is a 12 regular meridian. ये 12 रेगुलर मेरिडियन ये क्या है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क का काम करता है। जैसे ट्रेन आप देखते हैं ना, ऑल ओवर
पूरे बॉडी के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर क्या है, पैथवे है ना ट्रेन के लिए, उसी तरह हमारी बॉडी में एनर्जी का पैथवे क्या है, वो मेरिडियन। इसी मेरिडियन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर डिजीज इंटर भी करती है, और इसी मेरिडियन के थ्रू हम बॉडी पे जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो क्योर भी होती है। क्लियर? आपने जैसा 10 मिनट हो गया। यस सर। सर क्वेश्चन था सर। तो व्हाट इज द मेरिडियन? देयर इज जी अ सर। फोर मेरिडियन। ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का पैथवे है, यही से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी इंटर भी करती है, यही से पूरा सर्कुलेट भी होता है, और यही मेरिडियन से डिजीज का कॉज भी बनता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो टेक्निक है ऑफ निडलिंग है, वो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स ऑफ निडलिंग है, जिसपे हम निडल को जो होता है, जो ची एनर्जी होती है, ब्लॉक होती है, उसको निडल को इंसर्ट करके उसको अनब्लॉक करते हैं। फिर इसमें सेकंड आता है मॉक्सीबर्चन। मॉक्सा होता है जिस यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इस टाइप का एक मॉक्सा स्टिक होता है, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे भी दिया जाता है। द सेकेंड टेक्निक क्या है, यहाँ पे आप ये निडल देख रहे हैं, इसके ऊपर भी मॉक्सा लगाया जाता है। द थर्ड वन इज यहाँ पे देख रहे हैं, ये इनडायरेक्ट मॉक्सा, यहाँ पे जिंजर लगा हो उसके ऊपर मॉक्सा किया जाता है। तो ये 3 तरह से मॉक्सीबर्चन कहते हैं। जो डायरेक्ट मॉक्सीबर्चन किया जाता है, दूसरा इधर इनडायरेक्ट मॉक्सीबर्चन, और तीसरा जो क्या है, ये हम जिंजर, सॉल्ट, गार्लिक लगाकर इसमें मॉक्सीबर्चन करते हैं। The third one is the cupping therapy. Cupping therapy में भी 2 तरह की है, एक आपकी ये मूविंग कपिंग है, दूसरी है आपकी फायर कपिंग। तो मूविंग कपिंग किस डिजीज में दोनों इफेक्टिव है, लेकिन यिन और यांग के नेचर, जैसे भी हम लोगों ने यिन और यांग पढ़ा, अगर यांग नेचर में आपने ये कर दिया और यिन नेचर में कर दिया, अगर डायग्नोसिस नहीं तो पेशेंट को और भी पेन बढ़ जाता है। तो किस तरह से यहाँ पे, उसके बाद थर्ड आता है आपका ये हिजामा। तो कपिंग में एक ड्राई कपिंग होती है। ड्राई कपिंग इज 2 टाइप, वन इज स्पाइनल कपिंग, वन इज फायर, और वेट कपिंग के अंदर ये हिजामा है जिसे हम ब्लड लेटिंग करते हैं, तो कट्स करके इस पे निकाला जाता है। अब इसके अंदर लैक ऑफ डायग्नोसिस की वजह से आपने देखा होगा डजन ऑफ कप लोग लगाते हैं, इट इज टोटली रॉन्ग। इसके अंदर आपका डायग्नोसिस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आप मिनिमम कप का यूज करेंगे। वो आपको इंटेंसिव कोर्स के अंदर पूरा डायग्नोसिस सिखाया जाएगा, जो कि मंडे से अभी शुरू हो रहा है। नाइट क्लासेस 8 to 10 PM मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन हो गए। जिस तरह से अभी ऑनलाइन क्लासेस अभी हमारी हो रही है, उसी तरह अभी हमारे जो ये वेबिनार चल रहा है, उसी तरह मंडे से हमारी ये लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, डिमॉन्स्ट्रेशन। फिर इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है स्पाइन मैनिपुलेशन टेक्निक। ये सबसे पहले हम इसको डायग्नोसिस के केस हिस्ट्री के बाद सबसे पहले पेशेंट का इस यानी स्पाइन करेक्शन जो होता है, जिसे स्पाइन मैनिपुलेशन कहा जाता है, उस सबसे पहले हम लोग उसको करते हैं। उसके बाद सेकंड हमको एक्यूपंक्चर करना है, कपिंग करना है, मॉक्सीबर्चन करना। कपिंग में कौन सी कपिंग करना है, ड्राई करना है, वेट करना है, ड्राई कपिंग में मूविंग कपिंग करना है या फायर कपिंग करना है, वो सारी चीजें डिसाइड होती कब, जब हम केस हिस्ट्री को पूरी तरह से पेशेंट की ले लेते हैं उसके बाद। तो आई थिंक ट्रीटमेंट फॉर द पेन, नाउ इज अ टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर। तो आपने द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर आपने देखा कि ये इंटेंसिव कोर्स के अंदर आपको टंग पर ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। यस, नाउ इज द टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर। सर कायरो में भी पूरा बताएंगे सर, कायरोप्रैक्टिक? देखिए ऐसा है कि कायरोप्रैक्टिक का 30 आवर्स का कोर्स है। 200 इसमें एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबर्चन, कपिंग एंड डायग्नोसिस। इसमें आपको जो मस्कुलोस्केलेटल है वो सारी चीजें पढ़ाई है कि मसल उसमें, और पूरा इसमें आपको किस तरह से किया जाता है। एक शॉर्ट वीडियो भी मैं आप लोगों को मैं दिखला सकता हूँ। 1 मिनट प्लीज। दीजिए तो शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे ये
हेलो हाँ बोलिए। सर, हेलो, आप क्वेश्चन सर हाँ बोलिए। सर आई एम जस्ट आस्किंग सर कि सर इस क्लास का आप आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, क्योंकि आपका जो वे ऑफ टीचिंग है सर, इट इज वेरी मार्वेलस एंड आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच। इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग डेली की डेली, आपको जैसे आज की जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो उसी तरह आपको डेली की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। इंशाल्लाह हाँ, जरूर। लेकिन मैं एक आपसे आप लोगों से एक चीज बता कि रिकॉर्डिंग अपना बेस नहीं बनाइएगा। नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग बेस नहीं रहेगा, बट देखिए मैं आपको बहुत बहुत क्या है बहुत ही कि सिंपल। कंफ्यूजन होगा तो आपकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हाँ नहीं, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है वहां पे आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हम्म। ये प्लीज आप ये देखिए, अभी हाईलाइट ऑफ इंटेंसिव कोर्स के अंदर मैं आपको दिखला रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से हम लोग यहाँ पे काइरोप्रैक्टिक में हम कहते हैं लॉन्ग लीवर टेक्निक। अगर हम ऑस्टियोपैथी कर रहे हैं तो हम सीधा यही से फोर्स लगाते हैं। अभी ये देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट वो दिखला रहा हूँ। ओके, ये बराबर है। हाँ, जितना देखो डेप्थ से कुछ वो नहीं है। इंसर्शन शुड बी स्ट्रेट। ठीक है, जब भी हम इंसर्ट अभी यहाँ पे मैं इसको म्यूट कर दे रहा हूँ। म्यूट करके ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आपको किस तरह से एक्यूपंक्चर की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कैसे आप लोकेट करेंगे पेशेंट को, राइट। ये आपका थ्योरी के साथ साथ जो ये प्रैक्टिकल सेशन का एक शॉर्ट डेमो मैं आपको दिखला रहा हूँ कि नीडल को किस तरह से आपको इंसर्ट किया जाता है, ची को कैसे अराइव करेंगे। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये इस तरह से निडल को डाल के बॉडी के अंदर कैसे लोकेट किया जाता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है, वो सारी चीजें आएंगी। फिर इसके बाद टेंस मशीन, अभी आपको जो मैंने बताया वो टेंस मशीन का ये है। यहाँ पे फिर आपके जो स्पाइन में जो मैनिपुलेशन के पहले आपको स्पाइन में आपको ज्वाइंट सीखना पड़ेगा। बताएं कि सर्वाइकल, लंबर, थोरैसिक, ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे कैसे आप वर्टिब्रा को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई सर्वाइकल में आया कि C4 और 5 के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में आपको बताई जाएगी। थ्योरी में आपको लाइव डेमो बताया जाएगा और प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल बताई जाएगी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये मैं पहले इसको दिखला देता हूँ, फिर इसके बाद मॉक्सी बच्चन को मैं बता देता हूँ। सॉरी सॉरी, ये मॉक्सा भी अभी आपको मैंने बताया था, ये इस तरह से मॉक्सा एक दूसरे पे आप लोग करेंगे प्रैक्टिकल में कि इसको किस तरह से मॉक्सा किया जाता है। फिर इसके बाद कपिंग आपकी ये होगी। ये कपिंग थेरेपी में ये कैसे कपिंग का मूवमेंट होता है, इसमें सेक्शन, फिर इसमें ये पल्स डायग्नोसिस, उसके बाद आपके टंग डायग्नोसिस, ये कैरोप्रैक्टिस किस तरह से यहाँ पे कैसे किया जाता है। ये आपने ये एक दूसरे, हर एक स्टूडेंट एक दूसरे पे प्रैक्टिस करेगा। पूरा आपको शोल्डर, लंबर, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह से एक दूसरे पे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ये पूरा आपको ये इस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, नो एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है हाँ, कि हिजामा और कपिंग पेन मैनेजमेंट पे कैसे वर्क करता है, लाइक एक्यूपंक्चर जैसे आपने बताए हैं कि हम हाँ, उसमें अराइव करते हैं, ची हाँ अराइव होती है तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। जी। तो सेम ही हिजामा से, जैसे हम एक एग्जांपल लो, वेट कपिंग हम कर रहे हैं, तो हिजामा वेट आपने कपिंग किया फॉर हाँ, बोलिए मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, बोलिए पहले आप पूरी बात हम मतलब बोलिए। फॉर पेन इश्यू को लेकर हम हिजामा कर रहे हैं, तो हिजामा उसमें कैसे रिलीफ देगा, मीन्स क्या वहां पे प्रोसीजर होगा मैं या आपको क्या? बहुत सी सिंपल चीज एक मिनट, ये मेरा मोबाइल, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको एक बता रहा हूँ। आप हिजामा कर रहे हैं, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं तो आपने डायग्नोज क्या किया? यस बताइए। हेलो, हाँ सर, डायग्नोसिस क्या किया? एक कोई भी एक लोकल पेन ले ले हम, या लंबर नहीं पेन नहीं ले नहीं ले, नहीं या नहीं, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं आपको बता दूं कि हम डायग्नोस नहीं करते हैं। हिजामा अभी आपको जो बताया ना, डायग्नोसिस जो पार्ट है, वो सबसे पहले हम इसी में इस पे जो डिस्कशन करते हैं, वो डायग्नोसिस पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो डायग्नोसिस पार्ट हमारा स्ट्रांग अगर नहीं होगा तो आप हिजामा भी करके उसको टेम्परेरी रिलीफ आप दे सकते हैं। हाँ तो यस सर, मेरा क्वेश्चन वही है कि जो रिलीफ होता है, और रिलीफ के हाँ, पीछे साइंस क्या होता है? रिलीफ, अब जब तक डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखलाया ना कि ये जो डायग्नोसिस आप कर रहे हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको एक दिखला रहा हूँ कि यहाँ पे अभी पेशेंट आया आपके पास, उसको कोई प्रॉब्लम है, राइट? वो नी पेन यस हो सर। सकता है, हील पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, सर्वाइकल पेन हो सकता है। तो सबसे पहले जो डायग्नोसिस होता है, वो डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि उसका रूट कॉज क्या है। केस हिस्ट्री जब हम लेते हैं, तो केस हिस्ट्री लेने के बाद जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तब उसके अंदर आप अभी जैसे आपने बोला कि एक्यूपंक्चर, कैसे वर्क करता है, तो एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबर्चन, जो आपने डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने डिफरेंट टेक्निक्स देखा, तो इसके अंदर जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं है प्रॉपर, आपका आउटपुट बहुत प्रॉपर नहीं जाएगा। ठीक है सर, दैट इज ऑल ओके। हाँ, बिल्कुल नेसेसरी है, वो तो होना ही चाहिए, जब तक डायग्नोसिस नहीं रहेगा तो हम ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, ऑल थिंग इज मतलब ओके, लेकिन मतलब वर्क कैसे करता है पेन मैनेजमेंट पे? पेन माय क्वेश्चन मैनेजमेंट, इज मैं लाइक अभी, जैसे हमने वहां पे हिजामा किए, कप लगाए, वहां पे कट्स किए, एक लोकल पेन ले लीजिए, या फ्रोजन शोल्डर ले लीजिए, साइटिका ले लीजिए, या लंबर पेन ले लीजिए, हम वहां पे कप अप्लाई करेंगे, कट्स करेंगे, वहां से ब्लड निकलेगा, तो वो कैसे वर्क करेंगे, इसके पीछे का साइंस क्या रहेगा? मैं आपको एक चीज, बहुत सिंपल सी चीज बता दूं, यही द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंचर। अभी जो हिजामा और एक्यूपंचर में जो फर्क है इंटेंसिव कोर्स के अंदर, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता दूं कि अभी जैसे अभी आपने फ्रोजन शोल्डर को लिया, राइट? एक एक चीज पे बात कर लेते हैं, फ्रोजन शोल्डर को लिया। हिजामा क्या है कि आप पेन पॉइंट पे ही लगाते हैं, हम लोग पेन पॉइंट पे नहीं लगाते, हमेशा डिस्टल पॉइंट पे लगाते हैं। तो इसका जो डायग्नोसिस है ना, कभी भी आप ये बहुत ही कॉमन चीज है, कभी भी पेन पॉइंट को पेशेंट टच करने नहीं देगा, वहां पे कट्स करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमेशा डिस्टल पॉइंट पे लेते हैं हम। अभी मैंने आपको बताया कि रूट कॉज पे जब आप जाएंगे तभी उस पे आपकी बात होगी, तभी आप उसका डायग्नोस प्रॉपर करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर ऐसा नहीं होता कि जब हम एक पेन पॉइंट पे लगाते हैं तो हमारे ब्लीडिंग के दौरान हमारा नोकिसेप्टस जो होते हैं वो रिलीज होते आपका हैं, आवाज बहुत स्लो आ रहा तो है। कह सकते हैं कि हमारा पेन रिलीफ हो हेलो, सकता है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। जी जी सर, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अगर हम एक पेन पॉइंट पे हिजामा का कप लगाएं और ड्यूरिंग ब्लीडिंग वहाँ से देखिए, अभी जब आपका डायग्नोसिस नहीं, क्योंकि रूट कॉज क्या है, वो पेन को अगर किसी इंटरनल ऑर्गन की वजह से आप हिजामा वहां पे उस पेन पॉइंट पे भी करेंगे, पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा। ओके नहीं सर, अगर हमारा मस्कुलर टेंडरनेस हो और उस पे हम अगर लगाएं
मैं आपको फिर मैं बता रहा हूं कि एक्यूपंक्चर में ये सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो डायग्नोसिस है, केस हिस्ट्री है। एक्यूपंक्चर के अंदर सबसे पहले ये जो टंग है, पल्स है, फेस है, स्वेटिंग है, ये डायग्नोसिस पार्ट है कि वो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका कॉज क्या है, वो डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके सर। सर मान क्लियर? लिए सारी हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, आपका आंसर बिल्कुल एकदम डीप है। बट मान लिए जैसे एक पेशेंट को लिया मैंने, एक फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, हमने उसकी टंग भी देख ली है, उसका पल्स भी देख लिए है, उसका नेचर भी देख लिए है, उसमें क्या डिफिशियंसी है, क्या एक्सेस है, वो भी सब हो गया है। हाँ बट एक वहां पे लाइक हम एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, तो या एक्यूपंक्चर वहां पे कैसे वर्क करेगा, मीन्स कैसे वहाँ वो पेशेंट को एक्यूपंक्चर से रिलीफ मिलेगा, सेम लाइक हिजामा। या वो एक्यूपंक्चर करे, आप हिजामा करे, कपिंग करे, मॉक्सीबर्चन करे, इज नॉट मैटर। ठीक है। एक पहला तो ये है कि आप कोई जरूरी नहीं कि आप ये फिक्स कर लिया कि नहीं मुझे इसको एक्यूपंक्चर ही करना है, इसको हमको कपिंग ही करना है, इसको हिजामा करना है, इसको मॉक्सीबर्चन करना है। ये कभी ऐसा फिक्स नहीं। जब आप डायग्नोस करते हैं उसको, वो फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर पेन का कॉज पता चलता है, वो किसी इंटरनल ऑर्गन की वजह से होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि राइट शोल्डर में पेन हो तो उसका रूट कॉज कुछ और है, लेफ्ट शोल्डर में पेन हो तो उसका कॉज अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसके कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं, ऑटोमेटिक वो शोल्डर पेन चला जाता है। यस क्लियर? सर, यस सर। मैं ये वही समझ में आ जानता गया? हूँ। यस यस, मेरे समझ में आ गया। बट वहां पे क्या ऐसा साइंस क्या होता है सर वहां पे, जैसे वहां से क्या पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं, या वहां वो पे क्या जो चीज का जो फ्लो अभी होता मैंने है जिससे बताया, रिलीफ जो मिलता हमारी है? बॉडी के अंदर जो एनर्जी के जो मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तभी तो वहां पेन आया। वहां के मूवमेंट फ्लो प्रॉपर हो गया तो ऑटोमेटिक वो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। यू आर फ्रॉम? अकोला हेलो, डॉक्टर, अकोला डॉक्टर शहजाद। डॉक्टर शाहजहां फ्रॉम अकोला। यस। तो अभी तक आपको ये चीज नहीं आई कि इसमें किस तरह से हम करेंगे। इसका आपका डायग्नोसिस होना चाहिए। डायग्नोसिस आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप हिजामा करें, एक्यूपंक्चर करें, मॉक्सीबर्चन करें, कभी भी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। द एक्यूपंक्चर हैज वर्क ऑन द, मैं बताया कि 5 एलिमेंट और जिन और यांग। इसको इसके आप एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है, हाउ डज एक्यूपंक्चर वर्क, आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर लिए, आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर। हाँ सर। हेलो। या हाँ सर, सर ये मैं क्वेश्चन था सर, जैसे येंग यांग आप दो नेचर से पता करते हैं कि आप डायग्नोस करते हैं, सुबह दर्द है कि शाम को दर्द है, और 24 घंटे दर्द होगा तो उसको कौन सा डायग्नोस करोगे सर? क्या? मतलब येंग और यांग में आप डायग्नोस करते हो कि सुबह दर्द है कि शाम को दर्द है, ये देखते हैं। बाकी अगर हम्म 24 घंटे दर्द हो तो किस में लेंगे, कौन सा डायग्नोस में उसके लेंगे, अंदर तो भी क्या करेंगे? पता चलेगा कि वो ये नेचर का है कि यांग नेचर का है। सर येंग और यांग नेचर में तो सुबह और शाम का है, पर 24 घंटे अरे तो दोनों हो गया ना। आप जब ये और यांग ऐसा सिर्फ ये बताया गया है एक डायग्नोसिस, अभी 24 आवर्स रहता है तो उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने दिनों से है, क्यों है, इसका रूट कॉज क्या है, वही तो डायग्नोस होता है। जी सर, जी सर। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम। तो 9:30 तक आज का था, हम यहीं पे एंड करते हैं। वी विल कंटिन्यू सर आई हैव अ ऑन क्वेश्चन। मंडे। हमारी जो इंटेंसिव कोर्स का है वो मंडे से कंटिन्यू होगा 8 to 10 PM। ठीक है। इसके अंदर जो सर आई हैव अ डायग्नोस्टिक क्वेश्चन। पार्ट है ये आपको, आप खाली गूगल पे आप चले जाओ ना, आपको प्रॉपर मिल जाएगा। एंड गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जी सर बहुत आई हैव बहुत अ शुक्रिया क्वेश्चन। शाहजाद साहब। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके। जय